नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की छठी वीडियो में। इस वीडियो में हम वैदिक पीरियड की अध्ययन करेंगे। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली के स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट मतलब लिपि। मामला यह है ना कि इंडस वैली का जो स्क्रिप्ट था यह है, ये पिक्टोग्राफिक है जी, मतलब चित्रात्मक लिपि है। अभी तक 4000 से ज्यादा कैरेक्टर मतलब वो जो चित्र टाइप का जो भी बनाया गया उसमें 4000 से अधिक कैरेक्टर मिल चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये हम लोग जो अभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उतने स्पष्ट रूप से नहीं जान पाए हैं, उसकी केवल वजह यही है कि इन लोगों की लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए। ठीक है, अब क्या है ना कि इन लोगों का लिपि जो है वो मिला है मोहरों पर। मोहर मतलब सील्स। तो सील्स के बारे में आप कुछ जानकारी लीजिए। सील्स मतलब मोहर। ये पहला चीज तो ये स्टेटाइट का बना होता था। ये एक तरह का पत्थर है। ये क्या चीज का बना होता था? स्टेटाइट, हिंदी में इसको कहते हैं शेल खड़ी। ये शेल खड़ी का बना है। ठीक है, और ये दो प्रकार का है, मतलब इसकी आकृति दो तरह की है। एक वर्गाकार मतलब स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगुलर। ठीक है, तब इसका क्या पर्पस था ये हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि आइडेंटिटी के लिए था, ये कुछ लोग कहते हैं कि ओनरशिप के लिए था। मतलब ओनरशिप मतलब ये जो सील है इसमें कुछ लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है तो हम लोग जानते नहीं है, तो वो मेरा ओनरशिप बता रहा है, ये सामान मेरा है, इस तरह टाइप का। ठीक है, तो ओनरशिप, कुछ लोग आइडेंटिटी, तो इसके बारे में कहना मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉइन्स था, सिक्का था, जो भी था। अब क्या है ना कि ये जो सील्स है इसमें प्रत्येक सील्स में कुछ न कुछ जानवर का चित्र अंकित है, पशु का। उसमें सबसे ज्यादा जो चित्र है वो है हम्प्ड बुल। हम्प्ड बुल मतलब कुबड़ वाले सांड का चित्र अंकित है। इसके अतिरिक्त यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न ये ऐसे मिथिकल जानवर होता है। इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं एक सिंघा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस जानवर का चित्र है? हम्प्ड बुल, और उसके बाद यूनिकॉर्न। और सबसे इंपॉर्टेंट है एक सील जो मोहनजोदड़ो से मिला है, इसके बारे में लिख लीजिए। मोहनजोदड़ो से एक सील मिला है। ठीक है, ये सील जो है इसको कहते हैं हम लोग पशुपति सील। मतलब इसमें पशुपति का चित्र अंकित है। जैसे हम लोग अभी पूजा करते हैं महादेव की, तो महादेव को हम लोग मानते हैं कि ये पशुपतिनाथ भी है। ठीक है, ऐसा मानते हैं ना। तो उसमें एक मतलब महादेव बैठे हुए हैं या पशुपति, और उनके चारों तरफ 4 जानवर का चित्र अंकित है जो 4 दिशा में मुंह करके खड़ा है। जैसे एक जानवर है इधर तो वो इस दिशा में इसका मुंह है, एक जानवर इधर है तो इसका इस दिशा में मुंह है। तो 4 जानवर 4 दिशा में मुंह करके खड़ा है। जैसे इसमें कौन कौन सा जानवर है वो इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लीजिए इसको। भैंस, बफेलो, गेंडा, राइनोसेरस, टाइगर बाघ, एलिफेंट हाथी। तो बाघ, हाथी और गेंडा, 4 जानवर है। और नीचे में मतलब पैर के पास हिरण का चित्र है। तो आप इन सब जानवरों का नाम याद रखेंगे कि कौन सा जानवर उस पशुपति वाले सील में है। तो भैंस, गेंडा, हाथी, बाघ और पैर के पास
हिरण। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि बाद के हिंदू धर्म में वाहन की अवधारणा यहीं से आई। हो सकता है ये सब उस समय वाहन रहे हों पशुपति के, ठीक है। तो अभी तक लगभग 2500 मोहरें या सील्स मिले हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सील्स मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बताए पशुपति वाला। तो आप सील समझ गए क्या होता था, इसका पर्पस क्या था, ठीक। अब इन लोग क्या धार्मिक आस्था वगैरह वगैरह क्या था, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो कुछ कुछ मूर्तियां वगैरह वगैरह मिली है, इससे हम लोग कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या करते थे। जैसे अभी पशुपति का मिला जी, इसका मतलब ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। आपको बता दें कि हम लोग महादेव को कहते हैं आदि देव महादेव। तो ये सदियों से, सहस्त्रावधियों से चले आ रहे हैं। तो पशुपति संभवतः हम लोग जिन महादेव पूजा करते हैं संभवतः वही थे। तो ये लोग पशुपति की पूजा करते थे पहला। उसका पीपल की पूजा करते थे, अभी भी हम लोग पीपल पूजा करते हैं। उसका एक जगह बर्तन जो है इन लोग का, उस पर स्वास्तिक बना हुआ है। तो स्वास्तिक रिप्रेजेंट करता है एक तरह से सन को। तो हो सकता है कि लोग सूर्य के भी उपासक रहे हो, ठीक है। और ये लोग कंपोजिट गॉड की भी पूजा करते थे। कंपोजिट गॉड मतलब जैसे हमारे यहाँ अभी है ना नरसिंह भगवान, आधा नर आधा सिंह। तो इस तरह का आधा मनुष्य आधा जानवर, इस तरह के देवता की भी पूजा करते थे। और ये लोग सप्त मातृका की भी पूजा करते थे, ठीक है। और सबसे ज्यादा मातृदेवी मतलब मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है। तो इससे कुछ इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि यह मैट्रियार्कल सोसाइटी रहा हो, मतलब मातृसत्तात्मक समाज रहा हो, ठीक है। तो ये लोग इन सारे देवी देवता की पूजा करते थे, जो हम लोग बाद में जिनकी पूजा करते हैं मतलब अभी तक, तो उसमें से ज्यादातर चीज सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे पास पहुंचा। और आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उसका पतन हो गया, वो खत्म हो गया। तो खत्म हो गया का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से धरती से गायब हो गया। वो किसी किसी वजह से उस क्षेत्र को छोड़ करके चले गए आसपास के क्षेत्र में। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज के सनातन धर्म में उन सारी विशेषताएं नहीं होती जो सिंधु घाटी के समय में थी। तो इसका मतलब अभी वहां से यहाँ तक पहुंचने में कोई लिंक तो होना चाहिए। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त नहीं हुई, वो धीरे धीरे उसका पतन हो गया। अब धीरे धीरे वो आसपास के क्षेत्र में कई कारणों से चले गए होंगे, ठीक है। हम लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं होंगे जो जिनके पूर्वज सिंधु घाटी सभ्यता में थे, ठीक है। तो आपको क्या बताए, तो ये बताए धार्मिक आस्था उन लोग का क्या था। ये लोग भूत प्रेत पर भी संभवतः विश्वास करते थे। अब ऐसा कैसे हम लोग को पता चलता है कि बहुत सारा ताबीज जंतर इस तरह का चीज हम लोग को मिला है, ठीक है। अब ये लोग खाते पीते क्या थे, तो ये लोग सभी फसल उगाते थे लगभग, चावल गेहूं, क्योंकि आपको बताया होंगे कि लोथल से और रंगपुर से चावल का अवशेष मिला है। तो वो सारा चीज ये लोग उगाते जो हम लोग आज उगाते हैं, और सब चीज खाते पीते थे, ठीक है। एक बात केवल बता दें कि सिंधु घाटी में सबसे ज्यादा भी बताया मोहरों पर बैल का चित्र अंकित है, लेकिन गाय का कोई अवशेष नहीं मिला है। अवशेष मतलब किसी सील्स वगैरह पर। तो ये तो स्पष्ट है कि गाय के बिना तो बैल नहीं हो सकता है, तो गाय तो इन लोग को पता था। घोड़े की जानकारी ऐसा माना आता है कि इन लोग को नहीं थी। केवल एक ही जगह से घोड़े का स्पष्ट प्रमाण मिला है, जो आपको बताया गया होगा कि सुरकोटडा। तो और सभी जानवर के बारे में लोग को जानकारी थी, हाथी घोड़ा अभी तो बताए, बाघ गेंडा, ठीक है जी, ऊंट, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग सभी जानवर से परिचित थे। इन लोगों को केवल लोहे की जानकारी नहीं थी। मेटल में केवल सोना चांदी तांबा टीन कांसा, इन सभी मेटल से लोग परिचित थे, लेकिन केवल लोहा से
परिचित नहीं थे, तो आप इसको लिख लीजिए कि आयरन वाज अननोन टू इंडस वैली पीपल, या हिंदी में लिख लीजिए ये लोग लोहा के बारे में लोग की जानकारी नहीं थी इन लोग को। ठीक है, तो इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। किसको? सिंधु घाटी की सभ्यता के सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ऐसा इसलिए कि इन लोगों के द्वारा ज्यादातर जो चीजें वो कांसे की प्रयोग में लाई गई, तो इसको आप कह सकते हैं कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। ठीक है, जैसे कि बताए होंगे आपको पिछले क्लास में कि कैल्कोलिथिक मतलब तांबा का प्रयोग, तो ये लोग तांबा के प्रयोग से आगे निकल चुके थे। तांबा को ही हम लोग तांबा में टीन मिला करके हम लोग कांसा मिला बनाते हैं, तो इन लोगों को तांबा का भी जानकारी था और टीन की भी जानकारी थी, तब ये लोग कांसा बना पाए। ठीक है, तो अब हम लोग ये जाने कि इन लोग का रूलिंग क्लास कौन था। अब रूलिंग क्लास कौन था, चूंकि हम लोग तो इन लोगों का कुछ पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए अनुमान लगाना काफी कठिन है कि यहाँ पर किसका शासन हुआ करता था। कुछ लोग इस आधार पर कि वहां पर ग्रेट बाथ का अवशेष मिला है, तो इस अनुमान लगाते हो सकता है कि यहाँ पर प्रिस्ट क्लास का मतलब पुजारी वर्ग का शासन हो। और ऐसा इसलिए अनुमान लगाते हैं क्योंकि मेसोपोटामिया और सुमेरियन सिविलाइजेशन में रूलिंग क्लास था प्रिस्ट क्लास, तो इस आधार पर यह अनुमान लगाते हैं, लेकिन हम लोग इसके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिंग क्लास का मतलब व्यापारी वर्ग का शासन था, तो किसी चीज के बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते। अब थोड़ा सा क्लास डिफरेंशिएशन या फिर अर्बन प्लानिंग के बारे में तो आपको बताए थे जी कि नाली था, कबर्ड था, सीवेज सिस्टम था और सब घर में सैनिटेशन और हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया जाता था। नहीं, तो उस दृष्टिकोण से काफी उन्नत सभ्यता थी और वेल प्लान्ड टाउन हुआ करता था। ठीक है, आमतौर पर स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक का इस्तेमाल किया था। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक मतलब उसका नाप सब जगह लगभग एक ही समान था। अब इन सब चीजों से ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी, एक केंद्रीय सत्ता जो इन सब चीजों को रेगुलेट करता हो। नहीं, अगर मान लीजिए कि कोई एकदम से सेंट्रल कोई अथॉरिटी नहीं है जो इन सब चीजों को इन्फोर्स करने वाला, तब तक सब जगह का लगभग एक ही तरह का सिस्टम कैसे हो सकता है। नहीं, तो इसलिए हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी रहा होगा जिसके द्वारा सब चीजों को रेगुलेट किया जाता था। अब हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर इसका पतन हुआ कैसे। अब इतनी बड़ी सभ्यता थी जो लाखों वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, तो उसका पतन किसी एक कारण से तो हुआ नहीं होगा। नहीं, जैसे मान लीजिए अभी किसी शहर में कोई स्टील इंडस्ट्री है, किसी कारण से वो बंद हो जाएगा, तो उसका धीरे धीरे करके डिटोरेशन हो जाएगा जी? नहीं हो जाएगा। कहीं पर कोई ट्रेडिंग सिटी है तो उसका पतन हो जाएगा ट्रेडिंग खत्म होने के कारण। तो उसी तरह से यहाँ पर इसका पतन कैसे हुआ होगा, इसके बारे में कुछ जो अवधारणाएं हैं हिस्टोरियन में, उसके बारे में आपको बताते हैं कि कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि बाढ़ और भूकंप के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। बाढ़ के अवशेष मिलते हैं कि बार बार, जैसे कि मोहनजोदाड़ो से 7 बार उसको एक के ऊपर एक बनाने का एविडेंस मतलब साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और जो घर है उसकी दीवारों पर मतलब सेडिमेंट, पंख या अवसाद के अवशेष मिलते हैं, तो इससे भी अनुमान लगाया था कि बाढ़ बार बार आती थी। तो बार बार बाढ़ आने से क्या होता है, लोग तंग आ चुके होंगे, उसका इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए होंगे आउटर एरिया में, पेरिफेरल एरिया में। नहीं, दूसरी चीज भूकंप से कुछ टेक्टोनिक इवेंट हुआ होगा, ऐसा उथल पुथल की, ऐसा माना था कि सिंधु नदी की धारा अवरुद्ध हो गई होगी, जिस कारण से फिर
जब उसमें टूटा होगा बांध तो भागे लोग। तो ये सब कारण माना आता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर चूंकि बड़े पैमाने पर पक्की ईंट का इस्तेमाल किया जाता था और ईंट को पकाने के लिए उसमें कोयला तो था नहीं, तो लकड़ी का प्रयोग करते होंगे। तो जंगल काटा गया होगा बहुत बड़े पैमाने पर। तो जंगल के काटने से क्या हुआ कि सिल्टेशन हो गया नदियों का, बाढ़ आने का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, बात समझे। और क्लाइमेट चेंज हो गया, कुछ लोग यही मानते हैं। तो बहुत सारा कारण हो सकता है। तो आप इन सब कारणों में से कुछ लोग कहते हैं कि महामारी हुई होगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। और यही आधार पर जैसे व्हीलर है एक हिस्टोरियन, उनके द्वारा कहा गया कि आर्यों के आक्रमण कारण या बर्बर आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। तो आर्य तो आए बाद में। इस सभ्यता का 1750 तक है पतन का डेट, और या 1720 समझ लीजिए। और आर्यन भारत आए 1520 के आसपास। तो ये 150-200 साल का अंतर है। तो ऐसा हो सकता है कुछ बचे खुचे लोग जो इस क्षेत्र में रहे हों, उनसे आर्यों की लड़ाई हुई होगी। तो उसी को ऋग्वेद में लिखा गया कि इंद्र को पुरंदर और बहुत सारा चीज है, बर्धन वगैरह। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जितनी जानकारी आपको चाहिए थी वो दी गई। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे वैदिक एज। वैदिक एज मतलब वेदों के समय में किस प्रकार की सभ्यता थी, कैसे लोग रहते थे, उनका सोशल लाइफ कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, वो किस देवी देवता पर विश्वास करते थे वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, सबसे पहले जो एक मुद्दा है कि इस समय आर्यन जो पीपल थे, इसके मटेरियल के कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके मटेरियल कल्चर, हिंदी में इसकी भौतिक संस्कृति के बारे में हम लोग वैदिक काल में पढ़ते हैं। अब आर्य कौन थे और कहां से आए, ये आज भी विवाद का विषय है। कुछ लोग जो हमारे यहाँ हैं वो ऐसा मानते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी थे और यहीं से सब जगह गए। अब ये इस अवधारणा को पूरी तरह से पुष्टि करने के लिए बहुत सारा प्रमाण चाहिए है। लेकिन जो अभी हम लोग प्रमाणित नहीं कर पाते हैं कि आर्य भारत से ही दूसरी जगह गए। लेकिन अभी तक जो साक्ष्य है उसके आधार पर यह कहा जाता है कि आर्य बाहर से भारत आए। ठीक है, अब इसके बारे में भी इतिहासकारों में बहुत सारी अवधारणाएं हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि लोग आर्कटिक क्षेत्र से भारत आए। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि लोग मध्य एशिया से भारत आए, स्टेपी ग्रास लैंड के क्षेत्र से। क्या बताए, स्टेपी ग्रास लैंड जो रीजन है मध्य एशिया का, सेंट्रल एशिया का, उस क्षेत्र से आए। कुछ लोग मानते हैं कि ये तिब्बत से आए, कुछ लोग, और बहुत सारी अवधारणाएं हैं। तो केवल आप ये समझिए कि जो सर्वमान्य अवधारणा है वो ये है कि लोग सेंट्रल एशिया के स्टेपी घास का मैदान क्षेत्र से भारत आए। स्टेपी घास का मैदान क्षेत्र से भारत आए, ऐसा किनका मानना है बताइए। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। तो एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था मैक्स मूलर। तो उनके द्वारा कई साक्ष्य के आधार पर यह बताया गया कि ये स्टेपी घास का मैदान क्षेत्र से आए। अब देखिए ऐसा क्यों बताया गया। पहली चीज तो आप समझिए कि ये क्यों वहां से आएंगे हम। तो उसके बारे में ये तर्क दिया आता है कि चूंकि लोग घास के मैदान क्षेत्र में रहते थे और इनका मुख्य पेशा पशुपालन, मतलब कैटल रेयरिंग। तो पशुपालन चूंकि इनका मुख्य पेशा था, तब स्टेपी ग्रास का मैदान जहां पर है अभी, उस क्षेत्र में बर्फ पड़ता है।
तो बर्फ से अपने घास खत्म, वेजिटेशन खत्म, तो पशुपालन करते थे, जानवर का चारा खत्म, तब उस क्षेत्र से लोग कहीं जाएंगे नहीं। तो इस तरह से ये लोग, इसी कारण से लोग खाना बदोश जिंदगी व्यतीत करते थे। तो उसी क्रम में आर्यों का कुछ समूह इस तरफ आया, मतलब इस तरफ मतलब भारत की ओर आया, और आर्यों का कुछ समूह वेस्ट की ओर चला गया। सेंट्रल एशिया से आर्यों का एक समूह भारत की ओर आया होगा। एक समूह क्या हो सकता है कि समूहों में ये लोग भारत आए होंगे, और कुछ समूह चला गया वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में अभी नहीं जानेंगे, केवल आपको ये बता दें कि आर्य भारत बाहर से आए, इसके बारे में कुछ कुछ एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री और आर्कियोलॉजिकल। तो वो क्या एविडेंस है इसको हम आपको बता दें। देखिए, टर्की अभी जानते हैं, जिसको अभी टर्की कहा जाता है। टर्की में एक प्रोविंस है एशिया माइनर, एशिया माइनर। तुर्की का एक प्रांत है एशिया माइनर। वहां एक जगह है बोघज कोई, बोघज कोई। यहां से एक अभिलेख मिला है। कहां से मिला? तुर्की के एशिया माइनर के बोघज कोई नामक स्थान से एक अभिलेख मिला, बोघज कोई से। ठीक है, यह अभिलेख क्या चीज है? तो हितानी, हिटानी और मितानी शासकों के बीच संधि के रूप में यह अभिलेख है। कौन कौन शासक? हितानी, सॉरी हिटाइट, हिटाइट, हितानी नहीं, हिटाइट, हिटाइट और मितानी शासकों के बीच, हिटाइट और मितानी शासकों के बीच ये संधि के रूप में है। संधि के रूप मतलब हिटाइट और मितानी शासकों के बीच में युद्ध हुआ होगा, उसका संधि हुई होगी, तो वो संधि के रूप में ये जो अभिलेख है उसमें कई आर्य देवताओं का उल्लेख है। जैसे कौन कौन से आर्य देवता का उल्लेख है उसमें? मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य, ये चार आर्य देवता का उल्लेख ये बोघज कोई इंस्क्रिप्शन में। ये जो है इंस्क्रिप्शन ये 1400 बीसी का है। ठीक है, 1400 बीसी का है। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि आर्य के कुछ समूह इधर आए होंगे और कुछ समूह वेस्ट की ओर चले गए, तो उन्हीं के द्वारा, क्योंकि यहां से जाकर के कोई वहां जाके तो नहीं लिखवा सकता है कुछ ये अभिलेख, तो उसमें चार आर्य देवताओं का उल्लेख है, मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य। तो एक पहला एविडेंस है कि आर्य बाहर से आए। ठीक है, अब दूसरा है क्या? मितानी, एक और अभिलेख है मितानी अभिलेख। ये अभिलेख रथ दौड़, आर्यों का एक स्पोर्ट्स हुआ करता था, चैरियट रेसिंग। आप धार्मिक सीरियल वगैरह में देखते होंगे कि ऐसे रथ चला रहा है, नहीं? तो चैरियट रेसिंग के संदर्भ में एक मितानी अभिलेख है, उसमें इन सब शब्द का प्रयोग किया गया है। इक्का, तेरा, पंजा, सत्ता। अब इन सब शब्द को सुनने से आपको पता चल रहा होगा कि आपसे ये फेमिलियर है, नहीं? इक्का मतलब एक, तेरा मतलब तीन, पंजा पांच, नहीं जी, हम लोग कहते अभी भी पंजा, नहीं, सत्ता सात। तो हमारे ही किसी पूर्वज के द्वारा ये लिखवाया गया हो। ठीक है, एक और अभिलेख है जो बेबीलोन से मिला है। बेबीलोन से एक अभिलेख मिला है जो केसाइट अभिलेख है। क्या अभिलेख है? केसाइट अभिलेख। इस अभिलेख में सूर्या शब्द का उल्लेख है। सूर्या, हम लोग सूर्य को कहते हैं सूर्य, तो उसी को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में लिखा हुआ है सूर्या। तो इन सब चीजों से ये पता चलता है कि आर्य
संभवतः मध्य एशिया के स्टेपी ग्रासलैंड से यहाँ भारत आए। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि एक ही बार में नहीं आया होगा आर्य, बहुत सारे ग्रुप में आया होगा। नहीं, मतलब हमारे पूर्वज, अगर हम लोग अपने आप को आर्य कहते हैं तो हमारे पूर्वज इस तरह से समूहों में बाहर से आए। अब वैदिक काल में आर्य का विस्तार कहां तक था? ठीक है, तो इस समय आर्य का मेन जो एरिया था वो कहा था सिंधु सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र मतलब सिंधु और इसके सहायक नदियों का क्षेत्र। तो आर्य का इस समय विस्तार, देखिए एक्सटेंट ऑफ आर्यन, कि आर्यों का इस समय विस्तार मुख्य रूप से सप्त सैंधव क्षेत्र था। देखिए एक्सटेंट ऑफ आर्यन ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज सप्त सैंधव रीजन, दैट इज इंडस and the region of Indus and its tributaries, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। देखिए कि आर्यों का विस्तार इस समय अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। कहां तक था? अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। अब ये हम लोग कैसे इसकी जानकारी मिलती है कि आर्य इसी क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, तो उसकी वजह यह है कि ऋग्वेद में इसी क्षेत्र की सारी नदियों वगैरह का उल्लेख है जी। आपको शायद फर्स्ट क्लास में लिखवाए होंगे कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है और जमुना का उल्लेख 3 बार। देखिए आपको बता दें, ये देखिए ये है गंगा और ये ऐसे है जमुना। तो इसका मतलब इधर से कोई आदमी आ रहा होगा तो पहले उसको जमुना मिलेगा तब गंगा, इसीलिए 3 बार और ये 1 बार। बात समझ में आई? तो अब इसमें क्या है ना कि इसमें सबसे ज्यादा बार बार उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का। तो इसका मतलब सिंधु नदी इन लोग के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था नहीं। और सरस्वती नदी का उल्लेख भी बार बार हुआ है। किस समय? ऋग्वेद में। तो इसलिए हम लोग ये मान सकते हैं कि इन लोग का मुख्य क्षेत्र यही अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। क्लियर? तो इसमें क्या है ना कि समय ऋग्वेद में अभी जिस नदियों को हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसका ऋग्वेद में अलग नाम था। जैसे ऋग्वेद में इन सब नदियों का उल्लेख, आप इसको लिख लीजिए। तो एक तरफ आप लिखिए ऋग्वैदिक नेम, हिंदी में ऋग्वैदिक नाम, और एक तरफ लिखिए मॉडर्न नेम, मतलब आधुनिक नाम। तो ऋग्वैदिक नाम है जी कुभा, एक नदी का नाम है। ये आज का काबुल नदी है। इसमें लिखा हुआ है सुवास्तु, ये आज का स्वात नदी है। ठीक है, उसी तरह से अस्किनी, ये आज का चेनाब नदी है। बितास्ता, ये आज का झेलम नदी है। बिपाशा, ये आज का ब्यास नदी है। ठीक है,
पुरुषनी, पुरुषनी ये आज का रावी नदी है। ठीक है, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी सब तो हो गया। ठीक है, तो इन सब नदियों का उल्लेख है, इससे हम लोग को ये पता चलता है। और आपको बताएं कि सरस्वती नदियों का उल्लेख बार बार है। ठीक है, और सिंधु नदी का उल्लेख बार बार है। सरस्वती नदी को इसमें नदियों की माता भी कहा गया। क्या कहा गया? नदियों की। इसको लिख लीजिए जी, देखिए कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिवर सरस्वती वाज कंसिडर्ड एज द गॉडेस ऑफ रिवर। देखिए इस समय सरस्वती को नदियों की माता कहा जाता था। तो ये हम आपको बताए कि आर्य कहां से आए और इस समय कहां तक थे। ठीक है, अब इनके सोशल लाइफ के बारे में हम लोग जानेंगे। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये लोग नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब खाना बदोश जिंदगी व्यतीत करते थे। और इनका इकोनॉमी था पेस्टोरल। पेस्टोरल मतलब पशुपालन पर आधारित। मुख्य जो अर्थव्यवस्था मतलब ऑक्युपेशन था इन लोग का पेस्टोरल था। थोड़ा समझ लीजिए कि ये लोग खाना बदोश जिंदगी जीते थे। तो खाना बदोश का मतलब कि आज यहाँ है कल यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, और आप हमेशा याद रखेंगे कि सोसाइटी में जब तक इनइक्वल या मतलब असमान रिसोर्सेस का वितरण नहीं होता है तब तक किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे हम लोग जब आदि मानव थे तो हम लोग में किसी तरह का धर्म जात पात नहीं होता था क्या? नहीं था। तो जब हम लोग किसी के पास ज्यादा हो जाएगा रिसोर्सेस, कोई किसी के पास कम, तब फिर हो जाएगा डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन कि ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। तो सोशल डिफरेंशिएशन तब होता है जब आप प्रोडक्शन ज्यादा करते हो, किसी के पास ज्यादा सरप्लस आ जाता है। ठीक है, किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेस, किसी के पास कम रिसोर्सेस। तो इसी वजह से होता है सोसाइटी में क्लास डिफरेंस, या जिसको हम लोग कहते थे या कहते हैं अभी कास्ट। बेसिकली कास्ट और क्लास एक ही चीज है लगभग, समझे? तो इसमें क्या था ना कि मतलब समाज जो था ट्राइबल था। ट्राइबल मतलब कि हम लोग एक साथ इकट्ठे रहते थे, समझे? आप फिल्मों में देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे फूल पत्ती लगा करके अजीब अजीब कपड़ा वपड़ा पहन करके कुछ शिकार उकार कर रहा है। तो अभी भी ट्राइबल है जी, अफ्रीका में है, रिमोट एरिया में रहता है। आपके यहाँ है सेंटलीज है, चेंचू है, इस तरह का ट्राइब है जो अभी भी जंगलों में रहते हैं। तो जंगलों में चूंकि रहते हैं तो उसके पास कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी के पास अरबपति कोई होगा कोई खरबपति, तब ना होगा कि ये छोटा और बड़ा, सब एक ही तरह की जिंदगी जी रहा है। तो इसलिए इसमें कोई तरह का किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। तो ट्राइबल जब भी सोसाइटी होगा तो इगलिटेरियन होगा। इगलिटेरियन मतलब समानता पर आधारित होगा। बात समझ में आई कि जब भी हम लोग कबीलाई समाज को देखेंगे तो कबीलाई समाज में समानता होगा, उसमें किसी तरह का आपस में भेदभाव नहीं होगा। तो ऋग वैदिक काल में सोसाइटी कैसा था? ट्राइबल और इगलिटेरियन, समझ गए? कबीलाई और समानता पर आधारित। ठीक है, और सोसाइटी की सबसे बड़ी सबसे छोटी इकाई होती थी कुल। इसको ध्यान दीजिए जरा। अभी जो है परिवार के लिए संस्कृत में गृह शब्द का उल्लेख होता है। परिवार के लिए संस्कृत में गृह शब्द होता है, तो इसमें कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। कुल शब्द मतलब कुल मतलब हुआ कि कई जनरेशन के लोग
और कई तरह के रिश्तेदार एक साथ रहते हैं तो उसको कहा गया कुल। बात समझे? तो समाज की सबसे छोटी इकाई हो गई कुल, जिसका हेड कहलाता था कुलप। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल, जिसका प्रमुख कुलप। ठीक है। इससे बड़ी इकाई जो होती थी इसको कहते थे ग्राम, और इसका प्रमुख कहलाता था ग्रामीणी। ठीक है। और इससे बड़ी इकाई होती थी विश। विश का अर्थ होता है कॉमन मैन। विश का क्या अर्थ होता है? जन सामान्य। इसी से वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुई। विश क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जन साधारण। इसी से वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुई। और सबसे बड़ी इकाई होती थी जन। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। तो इस तरह से सोसाइटी में 4 सोसाइटी का यूनिट था। सबसे छोटी इकाई कुल, जिसका हेड कुलप। ग्राम, जिसका हेड ग्रामणी। मतलब ढेर सारा कुल मिला के ग्राम, और ढेर सारा ग्राम मिला के विश, और सबसे ऊपर जन, मतलब पूरा ट्राइब, पूरा कबीला। ठीक है। अब क्या है ना कि इस समय चूंकि हम आपको बताया कि हम लोग खाना बदौर जिंदगी जीते थे, पशुपालन मुख्य हम लोग का पेशा था, तो उस तरह एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ हुआ नहीं था। धन का क्या कहते हैं एक्युमुलेशन, मतलब किसी के पास कंसंट्रेशन नहीं हुआ था। तो इस तरह से सोसाइटी में डिफरेंसेस नहीं था। तो इसमें 3 वर्ण था जी, मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। चौथा वर्ण जो है वो ऋग वैदिक काल के अंतिम में आया, शूद्र। और ये शूद्र कहां से आया? तो जब यहाँ के इंडिजिनस पीपल को, यहाँ जो स्थानीय निवासी थे, उसको जब आर्यों के द्वारा दास या गुलाम बनाया गया, तब शूद्र हुआ। अदरवाइज तीन ही वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब देख लीजिए क्या है ना, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्या था। अब आप समझ लीजिए किसी फैमिली में, और ये ट्राइबल, कोई भी आप ट्राइबल सोसाइटी में जाएंगे आज भी, जो एकदम प्रिमिटिव से प्रिमिटिव ट्राइब है, तो हर ट्राइबल सोसाइटी में एक प्रिस्ट क्लास होता है। चाहे वो इसलिए देखते हैं, हर जहाँ वेस्ट में भी हुआ तो पादरी, क्लर्जी वगैरह वगैरह हुआ। तो ये एक होता है, जैसे आप आज भी हमारे यहाँ जो ट्राइब होंगे या हैं, जैसे मान लीजिए संथाल ट्राइब, तो उसमें भी कोई पान, मातो, कुछ ना कुछ होते हैं जो कि प्रिस्ट क्लास। तो ये हमेशा होता है। जब से हम लोग को बुद्धि आया थोड़ा, तो एक हो गया प्रिस्ट क्लास। अब जो लड़ने भिड़ने का काम करते थे तो क्षत्रिय हो गए, और जो सामान्य रूप से रहते थे कि खाना पीना जुगाड़ करना और व्यवस्था करना, तो वो हो गया वैश्य। बात समझ गए? ऐसा कहा आता है कि एक ही परिवार में 3 तरह के लोग होते थे। एक भाई ब्राह्मण, मतलब क्या, वो पूजा पाठ कुछ भी इस तरह का कुछ करता होगा। एक भाई लड़ाई उड़ाई करता है तो क्षत्रिय, और एक हो गया वैश्य। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्वियसली जो भी आपको कंकर करेगा, मतलब एनिलेट करेगा, सब्जुगेट करेगा, तो आपको तो दबा के रखेगा। मुगल आए और बहुत सारे लोग आए भारत, अंग्रेज आए तो हम लोग को दबा के रखा गया था। तो उसी तरह चौथे वर्ण के रूप में आया कौन? शूद्र। आप समझ लीजिए मेनली था ऑक्युपेशनल डिवीजन। कैसी था? व्यवसायिक। इसको बाद में किसी किसी कारण से ये रिजिड होता गया और कुछ भी। तो ये 4 वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें से 3 वर्ण ही था ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल के अंत तक या मोटे तौर पर शूद्र की उत्पत्ति हुई। ठीक है। तो अब वर्ण क्या है? वर्ण का मतलब होता है रंग। ठीक है जी। चूंकि जो यहाँ के मूल निवासी थे वो श्याम वर्ण के थे, डार्क स्किन्ड, और जो आर्य थे वो फेयर स्किन थे, गोरे।
तो इसलिए इस तरह का डिस्टिंक्शन करने के लिए से कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इस पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देने का है, क्योंकि इससे रंग भेद, समझे, तो इसलिए वर्ण का जो हम आपको बताया कि ऑक्यूपेशनल डिवीजन था और ये कारण था हम आपको बताए। तो 4 वर्णों में विभक्त हुआ वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के अंत तक। अब सोसाइटी का मतलब ये हुआ कि सोशल सिस्टम में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो आपको पता होगा कि अभी भी जो कोई ट्राइबल सोसाइटी है उसमें आप देखिएगा कि उस तरह का महिलाओं का किसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाता है। महिला पुरुष का समान रूप से काम करना है तो खेत में तो दोनों मिलकर काम कर रहा है, नहीं जी। ट्राइबल सोसाइटी में ज़्यादा फ्रीडम है एज कंपेयर टू नॉन ट्राइबल सोसाइटी महिलाओं को, आज भी पहले भी था। तो ट्राइबल सोसाइटी में किसी तरह का महिला और पुरुष का भेदभाव नहीं होता है, इसलिए इसमें भी भेदभाव नहीं था। तो महिलाएं हर उस काम में हिस्सा ले सकती थी जो पुरुष कर सकता था। जैसे किसी तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इसमें, जो हम आपको आगे बताएंगे। कुछ तो पॉलिटिक्स में भी उसका रोल था, किसी तरह का सोशल कोई सिस्टम है उसमें उसका पुरुष के समान रोल था, रिलीजन में उसका पुरुष के समान रोल था, ठीक है। तो मतलब किसी चीज से पीछे नहीं थी। महिला को एजुकेशन का अधिकार था, सती प्रथा नहीं थी और पर्दा प्रथा नहीं थी। महिला पुरुष के समान शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। अब शिक्षा प्राप्त करेगी तो ऑब्वियसली वो शादी जल्दी हो नहीं सकती है, तो बाल विवाह नहीं था, बात समझे, याद रखिएगा जी। तो बाल विवाह था, ना सती प्रथा थी, किसी तरह का महिलाओं के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, पर्दा नहीं था, कुछ नहीं था। बेटी को इसलिए कहा गया दोहित्र। दोहित्र का मतलब हुआ जो गाय का दूध दूती है। तो गाय का जब दूध दूध सकती है तो हर काम करती होगी जी, बात समझे। जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक कार्य, उसमें सभी में महिला पुरुष के समान भाग ले सकती थी या लेती थी। इसीलिए ऋग्वेद में कई वैदिक ऋचाओं का रचनाकार महिलाओं को बताया गया, जैसे लोप मुद्रा, घोषा, सिकटा, अपरा, ये सब कुछ वैदिक महिलाएं हैं जिसके द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई। नाम लिख लीजिए, घोषा, अपरा, लोप मुद्रा, सिकटा, विश्वभरा, ये सब कौन है? तो ये सब वैदिक काल की वही महिलाएं हैं जिनके द्वारा कई वैदिक मंत्रों की रचना की गई। तो जब वो वैदिक मंत्र की रचना कर सकती थी तो इसका मतलब उसको सब अधिकार प्राप्त था जी, बात समझ में आई। ऐसे आज भी देखेंगे हमारे यहाँ जो सिस्टम है, भले हम लोग समाज में क्या करते हैं वो तो अलग मामला है, लेकिन जो परंपरा से हमारे पूर्वजों के द्वारा ये कोशिश की गई थी कि महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार मिले। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक कार्य आप देखेंगे या देखे होंगे कि पुरुष और महिला मिलकर करती है, नहीं जी। मतलब वाइफ है तो हस्बैंड है तो वाइफ भी बैठना होता है, ऐसा आपने देखा होगा जी। कोई भी पूजा पाठ या कुछ भी होता है तो ठीक है, तो पूजा पाठ जो भी होगा